हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का एक लास्ट टॉपिक बाकी है। आज अपन वो कर लेते हैं एंड अपने जो क्वेश्चन आंसर्स है अपन वो डिस्कस कर लेंगे। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है कि सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सॉइल इरोजन होने से अपन रोक सकते हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। मतलब जो सॉइल का जब अपर लेयर किसी भी चीज़ से हट जाए, भले वो विंड से भले वो वाटर से, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितना सॉइल फॉर्मेशन होता है ना, उतना ही सॉइल इरोजन भी होता है। जनरली ये दोनों एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से क्या हो जाता है ना, ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और सॉइल फॉर्मेशन से ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लगता है। तो उस वजह से अपनी जो लैंड है कल्टिवेशन के लिए, वो क्या हो जाती है? थोड़ी ख़राब हो जाती है, उसको अपन लोग कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या बोला है? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द देखो, जैसे ये अपनी सॉइल है, ठीक है। रनिंग वाटर क्या करता है ना, वो क्लेई सॉइल में क्या करता है, ऐसे गली बना देता है और फिर वो क्या करता है, पानी ये गली के अंदर से बहने लग जाता है। तो ये इतनी गली का जो सॉइल है वहाँ का, वो गली का सॉइल क्या हो जाता है, उस पानी के साथ बह जाता है। तो इसको बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं? गली इरोजन। और जनरली ये लैंड क्या हो जाती है? बैड लैंड हो जाती है। कैसी लैंड हो जाती है? बैड लैंड। मतलब यहाँ पे अब कल्टिवेशन नहीं हो सकता। एक बार रीड कर दो। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज अ गलीज। ये गलीज बना देती है। The land become unfit for cultivation and is known as bad land। ठीक है। Sometimes water flow as a sheet over larger area। मतलब ये तुम्हारी पूरी ये लैंड है, इसके ऊपर पूरा ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, पानी बहने से क्या होता है, ये पूरा पानी अपने साथ क्या लेके चला जाता है? सॉइल, ऊपर का जो पूरा टॉप सॉइल है पूरा साथ में लेके चला जाता है फ्लो के साथ। तो उस वजह से क्या होता है ना, ये टाइप के इरोजन को शीट इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। तब पूरे के ऊपर पानी बह रहा हो तो वो शीट इरोजन, ठीक है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लीपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जब आप लोगों की जो लैंड है, वो उसकी जो सॉइल है, उसको विंड उड़ा के ले जाता है, टॉप लेयर को जब विंड उड़ा के ले जाता है तो वो विंड इरोजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग। जब कभी कभी क्या होता है ना, जो फार्मर्स होते हैं वो मेथड जो यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं या बहुत डीप कल्टिवेशन कर देते हैं, उस वजह से भी तुम्हारी सॉइल ख़राब हो जाती है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? एक तो गली इरोजन पढ़ा। गली इरोजन में गली क्रिएट हो जाती है। फिर शीट इरोजन, पूरी ऊपर के लेयर बन जाती है पानी की और साथ में पूरी सॉइल का टॉप सॉइल पूरा लेके चली जाती है। विंड इरोजन पढ़ा। विंड इरोजन हवा के साथ जो इरोजन होता है। और उसके बाद क्या रीजन है? एक बैड फार्मिंग, रॉन्ग मेथड ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। आते हैं सोल्यूशंस क्या क्या है। एक और कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग। कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग में क्या होता है, ये अपना सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट के अराउंड कुछ इस तरह से फार्मिंग की जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से फार्मिंग की जाती है ताकि पानी अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ से यहाँ पे रुक जाए, अगर पानी यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ पे रुक जाए, वो आगे बहता ना जाए। तो कॉन्टिन्यूअस फार्मिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर शेप में फार्मिंग की जाती है कॉन्टोर फार्मिंग में, ताकि वो जो पानी है वो बोलते हैं ना आगे बह के नहीं जाए, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाए। सेकंड है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग नॉर्मली है ना स्लोप्स पे होती है, जैसे ये स्लोप है। अब स्लोप में क्या होगा, पानी डायरेक्टली ऐसे नीचे चला जाएगा तो तुम्हारे पूरी जो यहाँ पे जो सॉइल की लेयर है वो भी नीचे चली जाएगी। तो तुम लोग यहाँ पे क्या सोल्यूशन बताते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो है ना यहाँ पे अपन को इस तरह से स्टेप्स बना देनी चाहिए। स्लोप को तोड़ के क्या बना देना, स्टेप बना देना, और यहाँ पे फार्मिंग करनी चाहिए। तो होता क्या, पानी यहाँ पे आता है, बह के यहाँ पे ही रहता है, वो और नीचे ज़्यादा फ्लो नहीं होता। यहाँ पे पानी फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और ग्राउंड वाटर लेवल भी इस वजह से क्या होता है, बढ़ता है। तो स्लोप्स पे किस तरह की फार्मिंग रिकमेंडेड है, ये स्टेप फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। आगे स्ट्रीप क्रॉपिंग। अच्छा, ये स्ट्रीप क्रॉपिंग का मतलब समझाती हूँ। जैसे ये आपकी लैंड है, ये लैंड है, यहाँ पे आपने अपने क्रॉप ग्रो किए। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं क्रॉप के आजू बाजू है ना ग्रास ग्रो कर दो। क्या ग्रो कर दो, ग्रास ग्रो कर दो। तो होता क्या है ना, पानी वो ग्रास के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो आगे बह के नहीं जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीप क्रॉपिंग। और जिस तरह से ग्रास ग्रो करते हैं उसकी जगह अगर प्लांट ग्रो करे तो उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। जो अपन ने फार्मिंग की है, अगर उसके आजू बाजू ग्रास ग्रो होती है तो उसको स्ट्रीप क्रॉपिंग बोलते हैं। अगर उसके आजू बाजू अपन ट्रीज ग्रो करते हैं तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चार समझ आया, कॉन्टूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रीप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैप अपन लोग
क्लास में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तुम लोगों को शायद यहाँ पे समझ नहीं आएगा। वहाँ पे अपन लोग आराम से सब ड्रॉ कर करके मैं तुम लोगों को करवाऊंगी। सारे मैप्स कोई ज़्यादा मैप्स हैं नहीं अपन लोगों के, 12-13 मैप होंगे सब मिला के, उसको अपन लोग एक एक क्लास में ही अच्छे से करेंगे। ये तुम लोगों के 5 क्वेश्चन है जो तुम लोगों को होमवर्क है, तुम लोगों को लिख के करने हैं कंपल्सरी और मुझे सेंड करना है, कंपल्सरी मुझे सेंड करने हैं। अब अपन लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे आते हैं, अपन लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास ओसवाल का एडिशन है, ओसवाल में से अगर हो तो आप लोग भी ये सारे क्वेश्चंस रीड करते जाइएगा। मैं ऐसे तो सारे क्वेश्चन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं करवाती जाती हूँ। गिव वन डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट से चालू करते हैं। गिव वन डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होता है भाई, वो इजीली वापस अपन रिकर हो जाता है, ये वापस अपन को मिलता नहीं है। वो एक बार एग्जॉस्ट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वापस रिकवर होने में, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या है, मिनरल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए सारे, वो सब तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है। उसके बाद व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन बट नॉट यूटिलाइज कॉल। जो अपने पास है बट अभी तक उसको अपन ने यूटिलाइज नहीं किया है, जो अपने पास है बट अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर सर्वे किया हुआ है, डिटरमाइन किया हुआ है, इसकी कितनी क्वांटिटी है कितनी नहीं है, अपन जिसको यूज करें उसको अपन क्या बोलते थे, डेवलप रिसोर्सेज। क्या बोलते थे, डेवलप रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक, अरे यार अबायोटिक मतलब तुम्हारे रॉक्स एंड मिनरल्स जिसके अंदर तुम्हारी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक, ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, ये सब बायोटिक हो गए। विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा डेजर्ट जनरली आइसोलेटेड है और वहां पे थोड़ी कम फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो नेचुरल रिसोर्स में थोड़ा लैक करता है, लद्दाख। कौन सा लिखो, क्या लिखोगे, लद्दाख, ठीक है स्टूडेंट्स। एजेंडा 21 में क्या था, एजेंडा 21 रियो द जेनेरियो 1992 में वहाँ पे ब्राजील में हेल्ड हुआ था। उसका दो क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो उसने बोला था सब लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एजेंडा बनाए और वो क्या क्या कोप अप करना चाहता था, किस किस चीज़ों का सोल्यूशन देना चाहता था। एक तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, पॉवर्टी रिलेटेड, उसके बाद एक दूसरे के साथ किस तरह से कॉपरेट करके चलना है, वो सब तुम्हारे एजेंडा 21 में था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रिसोर्स, लिस्ट द टाइप ऑफ रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। रिसोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है और जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइडेड वो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली फिजिबल हो और एक्सेप्टेबल हो, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और अपन ने क्या पढ़ा था कि इसके ओनरशिप के बेसिस पे कितने रिसोर्स है, 4 टाइप के, इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके स्टूडेंट्स, आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्स। स्टॉक में क्या आता था, जो जिसकी कैपेसिटी है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने की, बट अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने की, इसीलिए अपन ने उसको स्टॉक में रख दिया। और पोटेंशियल में क्या है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है बट अपन ने उसको यूज़ नहीं किया अभी तक। स्टॉक में क्या होता है कि कैपेसिटी है नीड्स फुलफिल करने की पर अपन को यूज़ करना आता नहीं है। और पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है, उसको यूज़ करना भी आता है पर अपन ने अभी तक यूज़ नहीं किया। उसका एग्जाम्पल क्या मैंने तुम लोगों को बताया था, वो वाटर वाला, कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है पर उसको किस तरह से यूज़ करना वो हम लोगों को नहीं आता है। और पोटेंशियल रिसोर्स में इन लोगों ने क्या बोला, राजस्थान में बहुत ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी है पर उसको किस तरह से यूज़ करना है वो अपन को पता है कि बहुत सारी एनर्जी अपने पास, टेक्नोलॉजी भी है पर अपन लोगों अभी तक सोलर और विंड एनर्जी को प्रॉपर्ली यूज किया नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। वाई इट इज़ एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा अभी डेंजर में है, बहुत सारी जगहों पे बहुत रिसोर्सेज है, कहीं कम है, तो रिसोर्स प्लानिंग करनी इसीलिए ज़रूरी हो जाती है। 3 स्टेजेस क्या था, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो हमने प्लान बनाया है वो नेशन के प्लान के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन, कोई रीजन रिच है कोई रीजन पुअर है। अपन ने इसके अंदर क्या क्या देखा था, याद करो। देखो कि इंडिया में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब मिनरल में बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर बहुत ज़्यादा है बट उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। राजस्थान के पास सोलर और विंड बहुत ज़्यादा है पर पानी नहीं है। लद्दाख कल्चरल हेरिटेज में बहुत अच्छा है बट वो बिकॉज वो आइसोलेट हो जाता है वर्ल्ड से थोड़ा, उस वजह से उसके पास इतना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या बताना है कि कुछ रिसोर्सेज के पास कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा है पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, आगे आते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन है, ये सब तुम लोगों को आता है स्टूडेंट्स, इसमें इतना कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मैंने तुम लोगों को अच्छा एग्जांपल नहीं दिया था। टेरेस फार्मिंग जनरली मैंने क्या बोला था, कहाँ पे होता है, स्लोपी एरियाज में होता है। स्लोप्स कहाँ है, हिमालयाज में, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय में तुम्हारी टेरेस फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। लावा से कौन सी सॉइल बनती थी, ब्लैक सॉइल। ठीक है।
इन विच स्टेट्स हैव माइनिंग कॉज्ड सिवियर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा माइनिंग की वजह से कौन सी कंट्रीज में हुआ, कौन सी स्टेट्स में हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। प्लेन्स कितना है? 43% था, राइट, 43% है, हाँ। और तुम याद कर लेते पूरा ही, 43% प्लेन्स था, 30% माउंटेन था और 27% प्लेट्यूज था, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में मेन लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से हो रहा है? ओवर इरिगेशन की वजह से। याद रखना, पंजाब में बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है? ओवर इरिगेशन की वजह से, ठीक है। नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसके पास है? मैंने गुजरात बताया था, तापी और वो वाला एग्जांपल भी दिया था, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? कॉटन, अरे ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल मतलब ब्लैक, क्योंकि उसको बोला भी ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, तो रेगुलर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इन विच स्टेट ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल? ओवर ग्रेजिंग की वजह से कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और वो सब, राजस्थान, ठीक है। इन विच स्टेट लेटराइट सॉइल कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, केरला। याद रखना लेटराइट सॉइल कहाँ है? ये साउथ साइड है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ रिजल्ट इन इंटेंस ड्यू टू, अच्छा मैंने तुमको बताया था, इंटेंस टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से कौन सी फॉर्म होती है? लेटराइट सॉइल। याद है, लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कम होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई होता है। विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है। व्हाट आर द मेथड ऑफ चेकिंग इरोजन? मैंने ये तुमको बताया, स्ट्रीप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर फार्मिंग। आगे, गली इरोजन इज कॉमनली इन विच बेसिन? चंबल बेसिन में। कहाँ पे? चंबल बेसिन में, ये याद रखना, ये अपन लोगों के नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, चंबल बेसिन में। विच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज 30% ऑफ टोटल सर्विस? 30% अपन ने अभी पढ़ा माउंटेन्स में, ठीक है। आगे, करंट फेलो, ये सब को तुम लोगों को आता है, अपन ने सब पढ़ लिया, एक बार डिस्कस कर लिया। जो मैंने तुम लोगों को 5 क्वेश्चंस करने को बोले हैं वो तुम लोगों को करके कंपलसरी मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। कल मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगी हिस्ट्री चैप्टर 1 का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट्स जनरली कन्फ्यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।